नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने क्लास एनएसपी एकेडमी में। साथियों, तो कैसे हैं आप? स्वस्थ और मस्त? हाँ, आप अपनी तैयारी कैसे चल रही है? बहुत अच्छी। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिभुज, जो कि हमारे बुक का 6ठे नंबर चैप्टर में है। तो आज हम उसके बारे में जानेंगे, त्रिभुज को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। त्रिभुज त्रिभुज कहते किसे हैं? त्रिभुज की परिभाषा को कैसे लिखें? तो त्रिभुज कहने के लिए हम क्या कहते हैं? तो तीन असंरेख बिंदु, संरेख नहीं बोलेंगे, असंरेख मतलब इधर उधर कहीं भी। संरेख कहने का मतलब हो जाता है एक लाइन में, असंरेख कहने का मतलब होता है कहीं भी। मान लीजिए हम एक बिंदु यहाँ पर लिए, एक बिंदु यहाँ पर लिए, एक बिंदु यहाँ पर। अब इन तीन असंरेख बिंदु हमने लिया, संरेख में नहीं है। अब इसको आपस में मिला दीजिए तो जो आकृति बनेगी वो त्रिभुज होगी। वो क्या होगी साथियों? त्रिभुज। तो वो आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। कैसी? तो तीन असंरेख बिंदुओं को मिलने से बनी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के कितने रूप होते हैं उसके बारे में जाने। तो त्रिभुज के कितने रूप होते हैं, तो इसको देखने के लिए आप इसमें दो तरीके से होते हैं। एक तो कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। भुजा बोले तो डंडा। इसमें कितने होते हैं? देखिए, एक त्रिभुज मैंने एक त्रिभुज बनाया। तो त्रिभुज बनाया तो इसमें देखिए आपकी तीन डंडे हैं, जिसको हम भुजा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? भुजा। 1 2 3, ये तीन भुजा हैं। कोण कितने हैं? तो कोण देखिए 1 2 3। तो इस तरीके से तीन कोण के आधार पर त्रिभुज होते हैं और तीन भुजा के आधार पर त्रिभुज होते हैं। तो अगर भुजा के आधार पर ले, तब भुजा के आधार पर कौन सब होंगे? तो भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या हुआ? सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। यानी जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या होती हैं? समबाहु त्रिभुज। यानी कहने का मतलब क्या है इसमें कि जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, कहने का मतलब जैसे देखिए आप तीन भुजा हैं, तो जैसे ये तीन भुजा हमने लिया, एक त्रिभुज बना दिया और ये त्रिभुज बना दिया। क्या ये समबाहु है? चलिए हम प्रयास करते हैं कि समबाहु बने। तो मान लेते हैं ये समबाहु त्रिभुज है। कैसे मान ले? तो मान लीजिए अगर इसकी लंबाई a हो, एक त्रिभुज ABC हो गया, नाम दे दिए हम। अगर A से B तक की लंबाई A, B से C तक की लंबाई B और C से A तक की लंबाई C, ठीक, इस तरीके से हो। तो यानी इसमें क्या है कि ये तो हम अलग अलग नाम दे दिए। और यहाँ पर है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब हुआ कि आप इतना जो इस भुजा की जो लंबाई है वही लंबाई इसकी भी होगी। यानी B से C तक भी क्या होगी? A होगी। A से C तक भी क्या होगी? तो A होगी। ये हुई समबाहु त्रिभुज। यानी कि एक त्रिभुज मैंने लिया, ABC नाम दे दिए। तो अगर ये भुजा 4 है तो ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। 4 cm का ये है, ये भी 4 cm का ही होगा, ये भी 4 cm का। यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वो क्या कहलाती है? समबाहु त्रिभुज। ये तो हुई एक। दूसरा क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक। समद्विबाहु कहने का मतलब है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सबके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं, सम माने बराबर, द्वि माने दो, बाहु मतलब भुजा। जिस त्रिभुज की दो भुजा बराबर हो। इसमें क्या था? समबाहु त्रिभुज, यानी सभी भुजा बराबर। इसमें क्या कहता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी इसमें दो भुजा बराबर होंगे, तीसरा भुजा बराबर नहीं होगा। जैसे आप एक त्रिभुज बनाएं, ये मैंने एक त्रिभुज बनाया PQR,
ठीक। अगर मान लीजिए ये 5 है, ये मान लेते हैं 5 है, तो ये ज़रूरी नहीं है ये 5 नहीं होगा, ये 5 नहीं होगा, ये कुछ और होगा, 6 होगा, 7 होगा, कुछ भी होगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है, 2 भुजा बराबर, यहाँ सभी भुजा बराबर थे, यहाँ 2 भुजा ही बराबर हो रहे हैं, यानी एक त्रिभुज और आप ले लीजिए। चलिए मान लेते हैं क्या, MNO। अब मान लीजिए ये अगर A है तो ये A हो जाए, तो ये फिर कुछ और होगा, B होगा। तो यहाँ देख रहे हैं कि 2 भुजा बराबर है। जिस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर हो तो वो क्या होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा क्या है, तो तीसरा आप लीजिए, तो अभी हम भुजा के आधार पर रहे हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। क्या होगा साथियों, विषम बाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। अब ये विषम बाहु क्या है, तो विषम यानी कि कोई सम नहीं, यानी इस तरीके के त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, यानी यहाँ तीनों के तीनों भुजा अलग होंगे, तीनों की भुजाओं की माप अलग होगी। आप जैसे एक त्रिभुज बनाएं, एक त्रिभुज बना दिए, अब इस त्रिभुज को आप जैसे लेते हैं, मान लीजिए ABC मैंने इसका नाम दे दिया, तो इसका माप हो सकता है कि A हो, इसका B होगा, इसका C होगा, अलग अलग होगा। एक त्रिभुज आप ले लीजिए, और जैसे मान लीजिए ये हो गया एक त्रिभुज PQR, तो मान लीजिए अगर ये 5 है तो ये 4 होगा, ये 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या हो गया, विषम बाहु त्रिभुज। ये थे भुजा के आधार पर। अब चले देखते हैं क्या, तो अब हम देख लेते हैं कोण के आधार पे। ये भुजा के आधार पे थे, अब कोण के आधार पे हम देखें, तो कोण के आधार पे, कोण के आधार पे भी 3 त्रिभुज होते हैं। कौन कौन, तो नाम जाने, तो नाम क्या है, पहला ले आप क्या, तो समकोण। क्या लेंगे, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक ना, समकोण त्रिभुज, ठीक। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, अब आप हमसे पूछेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जानिए ना समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। देखिए क्या है, समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि जिसमें, जिस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में एक कोण, कोई एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। और 90 डिग्री करने का मतलब क्या होता है, उसमें एक सीधा सा लाइन होगा, सीधा लाइन, एकदम खंभा, जैसे आप इस तरीके से लें, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखें तो आप 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। तो इस तरीके के त्रिभुज को क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज। दूसरा, इसमें क्या होगा, कोण के आधार पे दूसरा क्या होगा, तो दूसरा होगा न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक। तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसमें, यानी जिस त्रिभुज में, जिस त्रिभुज में सभी कोण, तीनों कोण, सभी कोण क्या हो, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से कम हो, यानी एक भी कोण 90 या 90 से अधिक नहीं होगा, 90 से कम ही होगा, 90 से कम ही होगा। जैसे देखें आप, तो आप एक त्रिभुज बनाएं, अगर मैंने एक ये त्रिभुज बनाया, ठीक, तो इसमें एक भी कोण जो है वो 90 से बड़ा नहीं हो सकता और ना ही 90 हो सकता, सभी 90 से कम। अगर इसका मान लीजिए कितना होगा, मान लेते हैं हम ये 40 है, तो ये क्या होगा 60 होगा, ये क्या 80। तो देखिए आप, एक भी कोण को हम 90 से अधिक नहीं ले जा रहे, एक भी कोण 90 से अधिक नहीं है, 40, 60, 100, 180, ठीक है।
तो आप देख रहे हैं कि एक भी कोण 90 न तो 90 है और न ही 90 से अधिक है, सभी कोण क्या है 90 से छोटा ही है। तो इस तरीके को त्रिभुज को क्या कहते हैं, तो न्यून कोण। अब एक त्रिभुज और है तीसरा, क्या है, तो तीसरा त्रिभुज होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, नाम से ही स्पष्ट। अधिक कोण, अधिक कोण कहने का मतलब, यानी देखिए यहाँ से आप सम को हम अगर 90 लिए हैं तो न्यून माने 90 से कम, अधिक मतलब 90 से अधिक, यानी कि ऐसा त्रिभुज होगा, ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें क्या होगा कि एक कोण जो है वो 90 से बड़ा होगा, एक कोण क्या होगा 90 से बड़ा होगा। तो आप जैसे ये त्रिभुज देखें, ये त्रिभुज दिख रहा है ना आपको, ये एक तरीके का त्रिभुज दिख रहा है, ठीक, ये त्रिभुज ही है। तो यहाँ जो कोण बन रहा है ये 90 से अधिक बन रहा है, तो यहाँ मान लीजिए हम मान लेते हैं यहाँ पर 170 डिग्री का मान लेते हैं। तो ये जो कोण देख रहे हैं आप, ये जो कोण, क्या ये 90 से ज़्यादा नहीं है, क्या ये 90 से ज़्यादा नहीं है, तो 90 से ज़्यादा है, कितना है 90 से ज़्यादा है। तो ये जो 90 से ज़्यादा हो जाए, अगर किसी त्रिभुज में एक भी कोण अगर 90 से ज़्यादा हो जाए तो वो क्या होंगे, अधिक कोण त्रिभुज कहलाएंगे। तो आप ये 6 त्रिभुज के बारे में जाने, एक 3 भुजा के आधार पर जाने और 3 कोण के आधार पर जाने। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें। अब चलिए हम इसके कुछ परिमाप को कैसे निकालें और क्षेत्रफल के कैसे निकालें, तो उसके बारे में भी चर्चा कर लें। तो चलिए अगली स्लाइड में हम वो देखते हैं, इसके परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं त्रिभुज के परिमाप के बारे में और त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिभुज के परिमाप क्या होते हैं, तो एक त्रिभुज हम पहले बना लें, ये त्रिभुज हुई, तो इसका परिमाप कैसे निकालें। परिमाप कहने का मतलब क्या होता है, परिमाप कहने का मतलब क्या होता है, पहले आप इसे जानें कि परिमाप होता क्या चीज़ है। परिमाप कहने का मतलब कि उसके जो जितने भी भुजा है ना, उस भुजा पर एक बार पूरे चक्कर लगा लेना, एक बार पूरे एक चक्कर लगाना। जैसे आप कहीं अपने खेत में जाएं और अगर आपका खेत त्रिभुजाकार है तो आपको उसका परिमाप निकालना रहे तो आप कैसे निकालेंगे। तो आप एक सिरे से चलना स्टार्ट करें और यहाँ से देखें, यहाँ से चल के यहाँ और यहाँ से चल के फिर यहाँ को आएँ और फिर यहाँ से चल के यहाँ तक आएँ, ठीक। तो ये जो हम चले हैं जितने दूर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये कितनी दूरी चले हैं, अगर इसको अगर आप निकाल लेते हैं तो यही आपकी परिमाप हो गई। परिमाप कहने का मतलब होता है कि तीनों भुजाओं के लंबाई का योग, तीनों भुजाओं के लंबाई का योग। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर मैंने एक त्रिभुज ABC लिया, एक त्रिभुज ABC लिया है, अगर इसका भुजा, इस भुजा की लंबाई A है, इस भुजा की लंबाई B है और इस भुजा की लंबाई C, तो इस त्रिभुज ABC का परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप क्या हो जाएगा साथियों, त्रिभुज ABC का परिमाप क्या होगा, तो परिमाप होगा A + B + C, यही होता है परिमाप। तो आप एक एग्जाम्पल जैसे लें कि मान लीजिए आप एक त्रिभुज ये ले लिए PQR, एक त्रिभुज लिए हैं, इसकी इस भुजा की लंबाई PQ भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं 4 cm है, QR की 6 cm है और PR भुजा की लंबाई मान लेते हैं 5 cm है। अब कहते हैं हमें इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, तो इस त्रिभुज का परिमाप, तो PQR त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, PQR का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज PQR का परिमाप क्या होगा, तो आप तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दें तो 4 cm
5 cm और 6 cm, तो कितना निकल चला जाएगा, 6 4 10 5 15 cm। तो यही हुआ परिमाप। ठीक ना, ठीक है साथियों। तो चलिए, ये परिमाप आपको समझ में आया होगा कि कोई त्रिभुज दे दे और उसमें परिमाप निकालने के लिए कहे तो आप इस तरह से निकाल पाएंगे। हाँ, आपको अगर कभी कभी ऐसा दे सकता है कि 2 भुजा दे दे और परिमाप दे दे, तो आपसे कोई तीसरी भुजा पूछ ले तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे। चलिए हम एक त्रिभुज देते हैं, मान लीजिए आपको हम एक त्रिभुज दिए, चलिए त्रिभुज देते हैं आपको एक, और इसमें हम पूछ देते हैं एक MNO, एक त्रिभुज दिए, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने दे दिया MN भुजा को कह दिया 10 cm, NO को कह दिया 8 cm, और MO का हमें पता नहीं, इसको नहीं पता है, और परिमाप कह दिया, कह दे कि त्रिभुज MNO का परिमाप 20 है, 25 ले लेते हैं, 25 है, तो भुजा MO की लंबाई क्या होगी, MO की लंबाई क्या होगी। तो क्या आप नहीं निकाल पाएंगे, क्या आप नहीं निकाल पाएंगे। तो हम जानते हैं कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा के लंबाई का योग। तो मान लीजिए आपको परिमाप दे रखा है कितना, 25, तो आप कैसे निकालेंगे इसको। तो तीनों भुजा की लंबाई को जोड़े, हम मान लिए इसको x मान लिए, तो आप 10 प्लस में 8 प्लस में x लिख कर बराबर में 25 cm अगर हम लिख दें, 25 cm लिख दें, और यहाँ पर कितना हो गया 18 cm प्लस में x बराबर 25 cm, तो x बराबर 25 माइनस 18 cm होगा या नहीं। तो यहाँ से आप क्या निकाल पाएंगे, 7 cm तो निकाल पाएंगे। तो इस तरीके से आप निकाल पाएँ कितना, 7 cm। तो इस तरीके से भी सवाल आपको आ सकते हैं, एक त्रिभुज दे देगा और 2 भुजा का मान दे देगा और तीसरी भुजा का मान पूछ लेगा, परिमाप भी दे देगा, तो आप निकाल पाएंगे। चलिए ठीक, तो अब ये परिमाप की बात रही, तो अब हम जो है इसको इरेज करें और फिर क्षेत्रफल के बारे में भी देखें। तो आइए अब क्षेत्रफल के बारे में देखें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सीधे रूप में कह दे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है, हम कैसे निकालें त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो 1/2 आधार और गुने में ऊंचाई, आधार गुने में ऊंचाई। जैसे एक त्रिभुज दे दे हमें, मान लिया हमें कह दे कि एक त्रिभुज का आधार, किसी त्रिभुज का आधार दे दे, कह दे 5 cm है तथा ऊंचाई 8 cm है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या होगा। तो हम कैसे निकालेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार और गुने में ऊंचाई, 2 चौके 8 5 चौके 20 cm²। इस तरीके से हम निकाल पाएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये होता है। अब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ये हुआ, तो अब और जैसे मान लीजिए हमने तो बहुत सारे त्रिभुज पढ़े हैं, 6 त्रिभुज पढ़े हैं, 3 भुजा के आधार पर, 3 कोण के आधार पर।
तो उसमें से कुछ त्रिभुज स्पेशल उसके लिए फार्मूला भी होता है। जैसे देखें समबाहु त्रिभुज की बात कर लें कि अगर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कह दें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा। तो इसके लिए हम करते हैं √3/4 और यहाँ पर भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक। √3/4 भुजा स्क्वायर। नहीं समझ में आया? चलिए हम समझाते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक समबाहु त्रिभुज दिया है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी सारी भुजाएं बराबर हो, जिसके सारी भुजा की लंबाई बराबर हो, तीनों भुजा की बराबर लंबाई हो। तो एक समबाहु त्रिभुज लिए, ठीक, एक समबाहु त्रिभुज हम लिए हैं। अगर मान लीजिए इसका मान 3 cm है तो सारे का मान 3 cm ही होगा, ठीक। अब इसमें कहते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल क्या होगा साथियों? तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दिया हुआ है? 3, तो 3 का स्क्वायर। तो √3 और बट्टे में 4 और 3 दिए में 9, बस यही हो गया। 9√3 और बट्टे में 4 cm², यही इसका मान हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। तो इस तरीके से आप किसी भी समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल पाएंगे। चलिए ठीक, अब हम देखते हैं एक विषमबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इसको हम इरेज कर दें। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो यहाँ पर √S × S-A, S-B और S-C, यही होता है विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब कहेंगे आप कि यहाँ पर S क्या है? S क्या? ये मैंने S लिखा है, 5 नहीं है, S है, ये S है, ये S। तो आप पूछेंगे सर ये S-A क्या हुआ, S-B क्या हुआ, S-C क्या हुआ? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। तो समझ नहीं आया तो समझने के लिए तो आए हैं, तो चलिए समझते हैं ना। S क्या हुआ? तो S हुआ, यहाँ पर आप कहते हैं S जो है वो अर्ध परिमाप है साथियों। क्या है? अर्ध परिमाप। S क्या है? अर्ध परिमाप। ABC क्या है? तो भुजा की लंबाई। विषमबाहु त्रिभुज है तो उसमें तो तीनों भुजा की लंबाई अलग अलग होगी। तो वहीं पर मान लीजिए एक भुजा की लंबाई A होगी, एक भुजा की लंबाई B, एक भुजा की लंबाई C होगी। तो आप अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। पहले अर्ध परिमाप कैसे निकालेंगे? परिमाप निकाल के उसका आधा कर देंगे, वही हुआ अर्ध परिमाप। अब अर्ध परिमाप निकालिए तो अर्ध परिमाप लिखेंगे, फिर उसमें से एक भुजा को घटाएंगे, फिर दूसरी भुजा को, फिर तीसरी भुजा घट, इस सब को हम गुना कर लेंगे तो यहाँ से हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए नहीं समझ में आया तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर एग्जाम्पल से समझते हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए हमने एक त्रिभुज लिया PQR, एक त्रिभुज लिया। यहाँ से मान लीजिए मैंने एक लिया क्या कि एक का मान 5 cm लिया, एक का मान मैंने 6 cm, एक भुजा की लंबाई 6 cm, एक भुजा 5 cm और एक भुजा की लंबाई मैंने 4 cm ले लिया। ये देखिए तो विषमबाहु त्रिभुज है या नहीं? सभी भुजा की लंबाई अलग अलग है ना? तो ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। अब इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें निकालना क्या पड़ेगा साथियों? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप कैसे निकालें?
तो अर्ध परिमाप निकालने के लिए पहले हमें परिमाप निकालना पड़ेगा। तो परिमाप कैसे निकाले, तो परिमाप निकालना तो हम बता चुके हैं कैसे, तो तीनों भुजा की लंबाई का योग। तो तीनों भुजा की लंबाई का योग कर दीजिए आप, तो करेंगे तो कितना आएगा 5 cm प्लस 6 cm प्लस में 4 cm, तो कितना हो गया 5 6 11 11 4 15 cm। यहाँ 2 से कटना ही रहा। चलिए हम कुछ और ले लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम ले लेते हैं 8 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हम 8 ले लिए। अब देखिए तो 8 6 14 4 18 cm हम लिए। आसान करने के लिए वह भी बन जाता, लेकिन उस पर थोड़ा दशमलव में आता तो थोड़ा कठिन लगता। अभी हम आसान तरीके से आपको समझा रहे हैं, तो आसान हो गया 18 cm। अब अर्ध परिमाप इसका निकाल लीजिए आप। अर्ध परिमाप क्या होगा, तो इसका आधा 18/2 कर दीजिए आप, तो कट के क्या आ जाएगा यहाँ से 9, विभाजित होने के बाद 9, तो 9 cm अर्ध परिमाप निकल गया। अब आप क्या कीजिए कि इसको इस फॉर्मूले पर बिठा लीजिए। किस पर, तो s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और सब के रूट में रख दीजिए सबको। तो यहाँ से आप निकालिए, तो s तो आपका निकल गया, s कितना निकला, तो 9 cm। अब यहाँ से लीजिए तो 9 s माइनस ए, मान लेते हैं हम a बराबर यहाँ पर मान लेते हैं 8 cm है, b मान लेते हैं 6 cm है, c मान लेते हैं हम 4 cm है। ठीक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे तो a मान लीजिए 6 को, b मान लीजिए 8 को, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। चलिए s माइनस ए, तो 9 माइनस में a हमने क्या माना है 8 को, तो 8। s माइनस b किसको माना है हमने 6 को, तो 9 माइनस 6। अब अगला क्या s माइनस सी, तो c किसको माना है मैंने 4 cm को, तो s कितना है 9 में से 4। ठीक, अब आप इसको करिए, तो यहाँ से क्या होगा 9 में से 8 जाएगा तो 1, 9 में से 8 घटने के बाद 1, 9 में से 6 घटने के बाद 3, और 9 में से 4 घटने के बाद 5। आप यहाँ पर देखिए तो 9 5 3 5 ये, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं किसको, 9 का निकालेंगे बाहर तो 3 होगा, और अंदर तो 3 5 15 रह ही जाएगा। तो यही हो गया इसका क्षेत्रफल। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो गया 3√15 cm²। तो आपको समझ में आया होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार ऊंचाई, आधार गुणे में ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल रूट के अंदर s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। s क्या है, तो अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का आधा। परिमाप निकालना आप जानते हैं कैसे, तो तीनों भुजा की लंबाई का योग। तो इस तरीके से आप इस तब त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। समझ में आया होगा साथियों। तो चलिए अगले स्लाइड में हम थोड़ा इसके समरूपता और सर्वांगक्षमता पे थोड़ा चर्चा कर लें, बातें कर लें। उसको भी जानना बहुत ज़रूरी है कि समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगक्षम त्रिभुज क्या होते हैं, उसको जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके बुक में इससे ज़्यादा सवाल रहने के चांसेस रहते हैं। समरूपता के आधार पर सवाल ज़्यादा रहते हैं, सर्वांगक्षमता के आधार पर सवाल ज़्यादा रहते हैं। ये सब बेसिक था, तो बेसिक को भी रखना जरूरी है। कभी परिमाप पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है और उसे भी जानना जरूरी है। तो चलिए अब हम समरूपता को देखते हैं। तो चलिए साथियों अब हम थोड़ा समरूपता और सर्वांगक्षमता पर बात करें। तो देखिए मैं 2 नाम लिख रहा हूँ, समरूप और सर्वांगसम। सर्वांगसम मैंने लिखा ये 2 नाम। कहेंगे क्या है इसका काम, तो चलिए जानते हैं मैंने ये 2 नाम क्यों लिखे हैं और क्या है ये, क्या है ये। तो समरूप और सर्वांगसम, ये 2 चीज, समरूप सर्वांगसम। अब जरा इसको तोड़ तोड़ के पढ़ें, 2 भाग में तोड़े। जैसे समरूप, समरूप,
सम मतलब बराबर, रूप मतलब चेहरा, रूप मतलब चेहरा, सम रूप, एक ही तरह के दिखने वाले, एक ही तरह के दिखने वाले, ठीक ना। और सर्वांग सम, सर्वांग सम मतलब जिसके सभी अंग समान, सर्व अंग सम यानी सभी अंग समान। दोनों में बहुत फर्क है साथियों। जरा सोचो कि आप एक तस्वीर खिंचाते हैं, आप पासपोर्ट साइज का तस्वीर बनवाते हैं, तो वो आपका समरूप है या सर्वांग सम है? तो जानते हैं वो क्या है आपका? वो आपका समरूप है। क्यों? क्योंकि आप ही तो उसमें दिख रहे हो, आपका ही चेहरा उसमें, आपका ही रूप उसमें है। लेकिन क्या आपके बड़े, आपका जितना अभी हाथ पैर बड़ा है, आपका जो हाथ पैर है, आपकी जो शरीर की साइज है, क्या वो फोटो में उतना ही साइज का है? क्या आपके जितने अंग बड़े हैं क्या उसमें उतना ही बड़ा है? तो वो सर्वांग सम है क्या? सर्वांग सम नहीं है, वो क्या है? समरूप। वो क्या है साथियों? समरूप। क्यों? क्योंकि उसमें आपका रूप तो दिख रहा है, आप ही का रूप है, एक जैसा ही, जैसा आप वैसा उस फोटो में, तो रूप तो आप ही का है, तो सम हुआ यानी बराबर, तो समरूप हुआ, वो आपका तस्वीर क्या हुआ? तो समरूप। और सर्वांगसम कब होता है कोई भी? तो सर्वांगसम कहने का मतलब होता है कि सेम। हाँ, अगर आपकी किसी, मान लीजिए एक तस्वीर आप खिंचवाएं और आपके साइज का ही तस्वीर बड़ा सा बना दे कोई पेंटर, आपकी दीवार पे आपके जितना ही, आपको प्रत्येक अंग को नाप ले और शरीर के हाइट को नाप ले और फिर आपके तस्वीर को आपके दीवार पर बना दे सेम साइज का, सब कुछ वैसा ही, तो वो फिर सर्वांगसम हो गया। कहीं से कमी बेस नहीं होनी चाहिए, वो सर्वांगसम भी है और समरूप भी। तो एक आकृति अगर लें, अगर हम एक आकृति त्रिभुज से हम समझने का प्रयास करें, तो हम त्रिभुज से अगर समझें, तो जैसे मान लीजिए मैंने दो त्रिभुज कटिंग करके रखा है। जैसे देखिए आपको ये 1 नंबर त्रिभुज दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक, और ये 3 नंबर त्रिभुज है, ठीक, और मेरे पास एक और है 2 नंबर का त्रिभुज भी है। कहेंगे आप 1 के बाद 3 दिखाएं, तो देखिए 2 नंबर का भी त्रिभुज है, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक। अच्छा आप बताइए, क्या ये दोनों त्रिभुज क्या है? ये दोनों त्रिभुज क्या है? तो आप देखिए जितना बड़ा ये है उतना ही बड़ा ये है, इसके सभी अंग क्या है? समान। क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखिए आप कि यदि हम 1 लेते हैं और 1 पर यदि हम 2 को रख दें, तो 1 ढक गया पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ढक गया। और यही अगर हम 2 पर 1 को रख के देखें, तो ये भी तो पूरा का पूरा ढक गया। यानी इसका जो ये माप, ये माप, ये माप सेम, इसका भी वही है सब कुछ। तो ये क्या हुआ? सर्वांगसम हुए। ये दोनों त्रिभुज क्या हुए? सर्वांगसम त्रिभुज हुए। अब जैसे मैंने एक आपको 3 नंबर का दिखाया था, तो देखिए आपको ये भी त्रिभुज ही दिख रहा है, ये भी तो आपको त्रिभुज ही दिख रहा है ना, त्रिभुज ही है, और ये भी एक त्रिभुज है। तो इसके अंग समान नहीं है लेकिन रूप समान है, तो ये क्या हुए? समरूप। क्या हुए? समरूप। ये समरूप हुए, सर्वांगसम नहीं हुए। तो यहाँ से हमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमसे सवाल करता है। क्या ट्विस्ट करता है? तो आप देखें कि आपसे कह देगा, क्या सभी सर्वांगसम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं? जरा सोचिए, मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन रखा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 मैंने लिखता हूँ। क्या सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है? जरा आप सोचिए तो, जरा आप सोचिए तो इसमें कौन सही है कौन गलत है? इसमें एक सही है एक गलत है, कौन सही है कौन गलत? आप जरा सोचिए,
चलिए हम बताते हैं। कहता है क्या सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं? क्या सभी सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं? क्यों नहीं होंगे? अवश्य होंगे, अवश्य होंगे। यदि हमारी तस्वीर को हमारे साइज का ही बना दिया जाए, या आपकी तस्वीर को आपके साइज के, आपके तस्वीर को अगर बनाया जाए और आपके साइज का ही बनाया जाए, तो रूप तो समान है, अंग भी समान है, रूप भी समान है और सभी अंग भी अगर समान है तो समरूप भी हुआ और सर्वांग सम भी हुआ। यानी यदि कोई आकृति, यदि कोई त्रिभुज सर्वांग सम है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम त्रिभुज है, यदि दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप भी होंगे। ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। देखिए तो आप इसका पूरा सभी भुजा इसकी बराबर है, इस त्रिभुज की, त्रिभुज नंबर 2 की जो है सभी भुजा त्रिभुज नंबर 1 के बराबर की हैं। तो देखें तो इसका रूप भी तो मिलता है, अंग भी समान है और रूप भी मिलता है, तो समरूप भी है और सर्वांग सम भी है। तो जो त्रिभुज सर्वांग सम है वो समरूप भी होंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं हो सकते। अगर दो त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज को लें, दो त्रिभुज लें, तो वो समरूप अगर हैं तो जरूरी नहीं है कि वो सर्वांग सम होंगे। जैसे मान लीजिए आप 3 नंबर और ये 2 नंबर, ठीक। आप इस दोनों को देखिए, ये समरूप हैं, समरूप ही है ना। देखिए तो आप, ये भी त्रिभुज है, ये भी त्रिभुज, रूप तो एक जैसा ही है, रूप तो एक जैसा ही है, लेकिन क्या ये सर्वांग सम है? क्या ये अगर हम 2 पर इसको रख दें तो क्या ये पूरा का पूरा ढक पाया? क्या इसका अंग इसके सभी अंग के बराबर है? नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि समरूप त्रिभुज सर्वांग सम होंगे। लेकिन हाँ, ये अवश्य ही होगा कि अगर 2 त्रिभुज सर्वांग सम है तो वो समरूप भी होंगे। इसको आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। तो इसमें आप सही का टिक कर लें और ये गलत है कि सभी त्रिभुज सर्वांग सम, सभी समरूप त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होते हैं। सर्वांग सम त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं, ठीक ना। तो चलिए यही समाप्त करते हैं आज अपनी क्लास को। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस क्लास को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाए। यदि अब अभी तक हमारे ये पिछले जितने भी क्लास थे उसको अगर आप नहीं देखे हैं तो आप अवश्य ही देख लें। हम इसके अगले पार्ट में सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आएंगे, तो आप सेकंड पार्ट देखना नहीं भूलेंगे साथियों, अवश्य ही देखेंगे। ये तो थ्योरी पार्ट था, अगले पार्ट में हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो चलिए यहीं पर आज क्लास समाप्त करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।